आज इतिहास शुरू करेंगे आर्ट्स में। तो आपके आर्ट्स यानी कि कला विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इतिहास, भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, गृह विज्ञान इत्यादि बहुत सारी चीजें, और उसमें एक दर्शन शास्त्र भी। तो हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चीज? हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास का इतिहास। क्या शुरू करेंगे छोटे? इतिहास, हिस्ट्री। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम लोग जब इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर का नाम है, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे जो पहला चैप्टर का नाम है वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और साइड में नीचे लिखा गया होगा हड़प्पा सभ्यता। हम लोग बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं और धीरे धीरे सारी बातों का चर्चा करेंगे। और पूरा बात आप पहले मेरा सुन लेंगे, आप इधर ध्यान दे। पहले आप पूरा मेरा बात सुन लेंगे और उसके बाद जो आपको तर्क करना होगा हम आपको लास्ट में समझ देंगे, आप खुल के तर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शीर्षक पर ध्यान देंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया है, क्या जानना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सभ्यता क्या होती है, फिर ईंटें, मनके और अस्थियां का परिभाषा हम लोगों को समझ में आएगा, उसकी बातें समझ में आएंगी। देखिए, हम लोग पहले, आप सभी को पता है कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो बिल्कुल हमारी तरह तो थे नहीं, और धीरे धीरे जैसे चले जाएंगे तो हम लोग एक ऐसे युग में चले जाएंगे जिसको एक अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग का मतलब है कि हम लोगों को उस वक्त कुछ भी जानकारी नहीं था, यानी कि आज हर वो सुख सुविधाएं जो है पहले नहीं थी। बादल का गरजना, बरसात का होना, ये पहले एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोग इन सारी बातों का कारण जानते हैं, इसीलिए हम लोग आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। नॉर्मल बच्चे छोटे आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे वहां से हम लोग ग्रोथ करना स्टार्ट किए तो जिंदगी में एक घटना हुई। पहले हम लोग घुमंतु थे, और जैसे ही हम लोग कृषि के बारे में जाने, खेती के बारे में जाने, तो जो हमारी जिंदगी अस्थायी थी, हमारी जिंदगी में क्या आ गई? अस्थायित्व आ गया। यानी कि पहले भोजन के लिए घूमते रहते थे तो हमको घुमंतु बोला जाता था। लगभग 10,000 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, लगभग। लेकिन जैसे ही कृषि का खोज हुआ तो हमारी जिंदगी अस्थायी हो गई और हम लोग मिलजुल करके रहने लगे। उस वक्त तक बहुत सारी चीजें खोज हो चुकी थी, और उसको डिटेल में अगर जानना है तो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको जानना पड़ेगा। वो भी हम आपको समय मिलते हुए हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले मेरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो जैसे ही हम लोग साथ में रहने लगे तो हम लोग कुछ नियम बनाए कि कैसे हम लोगों को मिलजुल के रहना है। उसका एक मुखिया होगा जो संचालित करेगा सारे नियम कानूनों को और सुरक्षा प्रदान कराएगा। तो जैसे सूझबूझ वाली जैसे ही समाज बनी तो वहीं पर एक नाम दिया गया कि यह क्या है? एक सभ्यता है। क्या है? यह सभ्यता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर यह हड़प्पा सभ्यता क्या है? यानी कि ये वो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, कि यहां पर हड़प्पा नामक जगह पर शायद कुछ लोग मिल करके रहते होंगे, आई बस समझ में, और ये बहुत पुरानी रही होगी। तो हड़प्पा नामक जगह पर यह सभ्यता विकसित हुई होगी, शायद इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। आई बात समझ में? अब हम शीर्षक पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे ही आगे चलते हैं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें का अर्थ है मकान का बनावट। वो लोग अगर रह रहे होंगे तो उन लोगों का घर कैसा होगा? क्या वो हम ही लोगों की तरह रह रहे होंगे? और आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले वो लोग मकान बना करके रहते थे, तो आखिर कैसे? तो ईंट का अर्थ है उनके आवास से है। ईंट का अर्थ किसी से है? वो कैसे रहते थे, किस घर में रहते थे, बनावटें कैसे थी, नालियां कैसी थी, गलियां कैसी थी। ये मनका का अर्थ होता है कि घर में उपयोग की जाने वाली सामग्री।
जिसमें से मन का एक होता है। आज शब्द बदल गए हैं। तो मनका का अर्थ यह है कि वो लोग विलासिता के लिए, विलासिता मतलब सुख सुविधा के लिए वो किन सामग्रियों का उपयोग करते थे। अगर घर होगा तो उपयोग के लिए संसाधन भी तो रहे होंगे ना। तो मनका का अर्थ हुआ कि उन लोगों के घर में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां। तो घर हो गया ईंटा, उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हो गई मनका से संबंधित। और अस्थि का मतलब क्या हो गया? अस्थि का मतलब हो गया कि जब वो लोग मरते होंगे तो मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा, उनका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा। तो उनके आवास का चर्चा आ गया, घर में उपयोग की जाने वाली वस्तु की चर्चा आ गई, और मरने के बाद उन लोगों की अंतिम क्रियाएं कैसे होती होगी, बस समझ में। और जब आवास हो गया, सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें कहां के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो क्या ये हड़प्पा सभ्यता की सारी बातें, ये जो शीर्षक है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, वो पूरा संजो ले रहा है कि नहीं? समाहित हो जा रहा है ना, इसीलिए इस शीर्षक का नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, यानी कि उनके घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और मरने के बाद अंतिम संस्कार। तो हम लोग स्टार्टिंग से अंतिम तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप 11th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर बताया गया है कि इस दुनिया में 4 सभ्यताएं थी। कितनी सभ्यताएं? बहुत पुरानी 4 सभ्यताएं थी। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता देंगे। उन 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। समझते चलिए। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ? क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पर था। और एक रोचक बात, मैंने आपको बोला कि वो 4 सभ्यताएं थी, जिसमें एक हड़प्पा सभ्यता थी। और चारों सभ्यताओं का जानते हैं एक कॉमन फैक्टर क्या था? सबमें एक क्या कॉमन था? सबमें कॉमन ये था, ये चारों की चारों सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित। अब आप एक तर्क करेंगे कि कोई भी सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं जो थी, जिसमें एक हड़प्पा सभ्यता है, ये सबके सब नदी के किनारे ही क्यों थी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जब खेती का खोज हम किए थे तो जिंदगी तो अस्थायी हो गई थी। तो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए 3 चीजें तो जरूरी है मौलिक रूप से, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ईंटा से पता चलता है, रोटी तो कृषि से आ गया, ठीक है। बात आता है पानी का। तो जो आज हमारे पास पानी का स्रोत है, कल नल कुआं तो अब है नहीं, पर उस कंटेक्स्ट में बता दे रहे हैं, समरसेबुल मोटर वगैरह हम लोग लगा लिए। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से हटा दी जाए तो आज हम लोग अपना गांव घर छोड़ करके कहां पे भागेंगे? उस जगह पे भागेंगे जहां पर नदी हमेशा, जहां पर पानी हमेशा हमें मिल सके। नंगे बदन रह सकते हैं, कुछ समय तक उपासे भी रह सकते हैं, पर बिना पानी के। और जो हमारे पास अभी स्रोत हैं पानी के, अगर ये ना होते तो आपको क्या होता कि हम लोग किसी न किसी नदी के किनारे तो पाते ना अपने आप को? पाते भी नहीं पाते, क्योंकि नदी ही वो जगह है जहां पर सालों भर 24 घंटा आपको पानी उपस्थित है। यहां तक कि भूख लगे तो मछली भी मार सकते। तो एक तो पता चल गया ना कि पानी उस वक्त, पानी का मुख्य स्रोत जो सालों भर का था वो नदी ही था। इसीलिए सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई। कल थोड़े ना था कि कहीं भी पानी निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, ये हम आपको बता दें। हड़प्पा सभ्यता को नदी के किनारे रहने की वजह से उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक धातु का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था कांसा। जिसका नाम था कांसा। क्या चीज? उस धातु का नाम था कांसा। अब आप कहेंगे सर ये कांसा क्या होता है? तो कांसा 2 चीज मिला के बनाया जाता है, एक तो तांबा और दूसरा
टीन, जिसमें 85% तांबा होता है और 15% टीन। 100% बन गया, मतलब वो मिश्र धातु जानते थे। तो कांसा की बनी बहुत सारी वस्तुओं का वो लोग उपयोग करते थे, जिसकी वजह से इसका एक और नाम पड़ा, कांस्य युग सभ्यता। कांस्य युग सभ्यता। मैं अभी शीर्षक पर चर्चा कर रहा हूं, ये मत समझिए कि सर किधर किधर जाने लगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, उसका शीर्षक दिया गया है ईंटें बनके तथा अस्थियां। फिर मैंने बताया कि ये सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसको हम लोग, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और वहां के लोग कांसे से बनी बहुत अधिक वस्तुओं का उपयोग करते थे, इसीलिए इसका एक और नाम हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्य युग सभ्यता। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं आपको शीर्षक खत्म करते हुए मैं अब आपके सिलेबस में प्रवेश करता हूं। ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो नोट करते चलिएगा, लास्ट में पूछ लीजिएगा। कहानी शुरू होती है आज से 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष लगभग 5000 वर्ष पूर्व। और 5000 वर्ष पूर्व इतिहास प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, या हड़प्पा सभ्यता का, या कांस्य युग सभ्यता का। कब से? 5000 लगभग साल के बाद। ये हड़प्पा सभ्यता पाई कहां गई थी 5000 साल पहले? तो एक जिला है, जिस जिला का नाम है, और ये पंजाब में, पहले राज्य समझ लीजिए, पंजाब है, और पंजाब में एक जिला है जिस जिला का नाम है मांटगोमरी। क्या है? मांटगोमरी। और आपको पता होना चाहिए था कि पंजाब पाकिस्तान में भी और पंजाब भारत में भी है। पार्टीशन के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा के बाद कुछ हिस्से उधर चले गए, कुछ हिस्से। तो 1947 से पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो वो तो हम भारत ही कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें भारत में थी, लेकिन वर्तमान में अभी कहां पे है ये? अब ये हिस्से में पाकिस्तान के चली गई है। यानी कि अगर आपको ये 5000 वर्ष पहले वाली हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपको जानना होगा, देखना होगा, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यानी कि पंजाब में वहां पर एक मांटगोमरी जिला है, और मांटगोमरी जिला में अब जब आप जाएंगे तो वहीं पर आप पता कर सकते हैं। हड़प्पा की चर्चा हो रही है, पर यह बात हड़प्पा की ही नहीं है। वहां पर बहुत सारे और शहर खोजे गए थे, बिल्कुल हड़प्पा जैसे, कुछ ज्यादा विकसित, कुछ कम विकसित। चन्हुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो इत्यादि बहुत सारे शहर खोजे गए थे। तो चलिए, यहां तक तो हम आपको बता दिए परिचय। अब मैं एक एक शीर्षक दूंगा और एक एक शीर्षक के माध्यम से हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है? चलिए, अब इसमें क्या है, इसको हम मिटा देते हैं, नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। अब देखिए क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है वो कैसे पता चलती है। चलिए ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है आपके इतिहास में, और वो शब्द है जिसको कहा जाता है पुरातत्व। क्या कहा जाता है? पुरातत्व क्या है? क्या हम कहते हैं? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व को बोला जाता है आर्कियोलॉजी। पुरातत्व। बात समझ में आया? तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताता हूं। अभी आप शांत रहिए, सुनिए, आप चुपचाप सुनिए, चुपचाप। तो व्हाट इज आर्कियोलॉजी? पुरातत्व क्या है? तो मैं आपको पुरातत्व के बारे में बताता हूं। देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के
पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का, कि वो कैसे जीते थे, भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हर चीज का जवाब यहां पर लिखना संभव नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको नोट्स के माध्यम से आपके पास पेपर पहुंचा दूंगा। चलिए ठीक है। तो पुरातत्व क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खोजते हैं और उसके माध्यम से हम यह पता लगाते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे। और जो इसका खोज करते हैं उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। और उनको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। उनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट, जो ये रिसर्च करते हैं। और आपको अब हम बताएंगे, आप पुरातत्व तो समझ गए, अब हम आपको बताएंगे कि ये पुरातत्व कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। पुरातत्व प्राप्त किए जाते हैं उत्खनन से। किस चीज से? उत्खनन से। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या है? तो किस चीज से? और इस उत्खनन को, अगर आपका मकसद है पुरानी चीजों को जानने के लिए, तो कहा जाता है पुरातात्विक उत्खनन। क्या कहा जाता है? पुरातात्विक उत्खनन। यानी कि एक क्षैतिज सीधी गहराई में खुदाई की जाती है। सीधी गहराई में क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। और जो जितने निचले स्तर की गहराई पर वस्तुएं मिलती हैं, वो कहा जाता है कि वो उतनी ही पुरानी वस्तुएं हैं। मैं आपको बताता हूं खुदाई के बारे में। चलिए आगे चला जाए। अब जैसे ही हम इसके बारे में आगे चलेंगे तो एक खास बात बताएंगे, इसको हम मिटाते चले। ठीक है, समझिए। तो पुरातत्व क्या है आप समझ गए। अब है पुरातात्विक उत्खनन या उत्खनन। अब हम लोग उत्खनन के बारे में समझेंगे। देखिए, उत्खनन में क्या है कि लंबवत खुदाई की जाती है। जमीन में कैसे खुदाई की जाती है? लंबवत खुदाई की जाती है। और इस लंबवत खुदाई करने की जो प्रक्रिया है, इसको उत्खनन करने की विधि को कहा जाता है अस्तरीकरण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अस्तरीकरण का। जैसे आज भी लोग घर बनाते हैं, तो आज जिसका घर बना वो नेव अपना इतना पे लेकर चला जमीन से 2 फीट ऊपर, लेकिन जैसे ही साल भर के बाद कोई अपना घर बनाएगा तो वो 2.5 फीट ऊपर कर देगा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद जो घर बनाएगा वो रोड से 3 फीट ऊपर कर देगा। आज अपना घर देख सकते हैं। और जो जितना पुराना घर वो जमीन में दबते चला गया। और आज इतनी गड़बड़ी है कि आजकल बहुत पुराने ऐसे घर हैं जिनके दरवाजे से ऊपर तक रोड है सामने से। उनके घर के नाली का पानी रोड में जा ही नहीं सकता है। ऊंचाई बढ़ते जा रहा है हर साल, ऊंचाई बढ़ते जा रहा है हर साल। इसकी कोई उतनी जरूरत है नहीं, पर बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब जो जितनी गहराई पे है वो उतनी पुरानी है। तो कोई कितनी पुरानी है उसके लिए किस सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा? अस्तरीकरण का। अस्तर के माध्यम से कि कौन कितनी गहराई पर मिली। जो जितनी गहराई पर मिली वो उतनी पुरानी है, जो जितनी गहराई पर मिली वो उतनी ही। अब हम आपको बताते हैं। और ये कितनी गहराई पे है ये कैसे पता चलेगा? उत्खनन से। यानी कि उत्खनन किसे कहा जाता है? जब आप पुरातात्विक वस्तुओं को खोजने के लिए जब आप सीधी रेखा में गहराई में खनन करवाते हैं, उसी खनन को उत्खनन कहा जाता है। और जब आप उत्खनन करवाते हैं तो किस सिद्धांत का पालन करते हैं? अस्तरीकरण का सिद्धांत। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी दे रहा हूं। बात यह है, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है पीट रिवर्स महोदय। पीट रिवर्स महोदय।
ये 1835 में इनका जन्म हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु। अब ये पीट वीवर्स महोदय कौन है? ये पीट वीवर्स महोदय वो प्रथम व्यक्ति हैं, वो प्रथम आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक जगह है मिस्र, जिसको बहुत पहले इजिप्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इजिप्ट, जिसको मिस्र के नाम से जाना जाता है। तो मिस्र में सबसे प्रथम बार पीट वीवर्स महोदय ने खुदाई करवाई। तो सबसे पहल का में पीट वीवर्स महोदय ने क्या करवाया? किस सिद्धांत पर? स्तरीकरण के सिद्धांत पर। कहां पे? मिस्र में, यानी कि इसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं। पहली जानकारी पता चली। यानी कि उसके बाद कहीं भी अगर खुदाई करवाई गई होगी, उत्खनन करवाया गया होगा, तो इसके, तो बताइए स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया बताइए? हाँ जी, हाँ, पीट वीवर्स महोदय। चलिए जानकारी पता चला। आपको पता चला कि स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है, कितनी गहराई पर कौन सी चीजें मिल रही है, उसे वो पता चलेगा। स्तरीकरण के सिद्धांत पर ही क्या करवाया जाता है? सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। यहां कंफ्यूजन होगा मेरे को टोकिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं सर, इधर उधर न जाते हुए अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की ओर आते हैं, यानी कि अब हम लोग भारत की ओर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं भारत की ओर। ये एक नंबर के लिए ठीक है, फिर जाकर के इसी से लघु उतरिए और दीर्घ उतरिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा तैयारी करने के चक्कर बनाएंगे तो मजा खराब हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए मजे से, परीक्षा आपका हमेशा भी बेहतर जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो आपका परीक्षा बेहतर जाएगा ही जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, बात है 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी 1784 की एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। और ये सर विलियम जोन्स कौन है? ये सर विलियम जोन्स ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसको कहा जाता है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम। कब की जल्दी? 15 जनवरी 1700। कहां पे की? कलकत्ता में की। क्या देख रहा है? चलो ढंग से, कलकत्ता में। आई बात समझ में? अब जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो भारत में यहीं से रिसर्च प्रारंभ, ये वही न्यू है जहां से हम लोग आर्कियोलॉजी में आगे बढ़े। ठीक है। अब जैसे ही हम आगे चलते हैं तो 1861 में 1800 उसी सोसाइटी के अंतर्गत एक विभाग बना जिसको कहा जाता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग यानी कि वो ब्रांच जिसमें स्तरीकरण के सिद्धांत पर उत्खनन के माध्यम से पुरानी वस्तुओं की खोज की जाएगी। ठीक है। तो 1861 में पुरातत्व जो विभाग हुआ उसकी स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की क्या हुई? स्थापना हुई। इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि 1861 से पहले हमारे यहां उत्खनन के माध्यम से कहीं कोई तैयारी नहीं चल रहा था। चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। आगे चला फिर। अब देखिए आगे चलते हैं तो इस विभाग का, ये 1861 में पुरातत्व विभाग बना ना, तो इस पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर किसके हाथों में यह बागडोर दिया गया? डायरेक्टर किसको बनाया गया? तो उनका नाम है कनिंघम। क्या नाम है? यानी कि ये जो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई 1861 में, इसके डायरेक्टर किसको बनाया गया? कनिंघम को बनाया गया। ठीक है। अब ये कहानी आगे बढ़ती चली, भारत में खोज यहां से प्रारंभ हुआ और 1872 में क्या हुआ? 1872 में खोज करते करते इनको क्या बनाया गया? डायरेक्टर से डायरेक्टर जनरल, यानी कि डायरेक्टर से भी ऊपर के इनका पद दे दिया गया। कंफ्यूज हो रहे होंगे तो जरा सा ध्यान दीजिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई
फिर बाद में 1861 में किस चीज की स्थापना हुई? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1861 में किस चीज की स्थापना हुई? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके डायरेक्टर कौन बने? कनिंघम। और कनिंघम को 1872 में क्या बनाया गया डायरेक्टर के बाद? डायरेक्टर जनरल, यानी कि उनका प्रमोशन हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे। चलिए, जब हम इसके आगे चलते हैं तो आगे की कहानी ये है कि घटना होती है 1902 की। घटना कब हो रही है? 1900। अब 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में इस संस्था के अब डायरेक्टर जनरल किसको बना दिया गया? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को क्या बना दिया गया? डायरेक्टर जनरल। अब आप कहेंगे कि ये सब जान के क्या करेंगे? डायरेक्ट रिसर्च बताइए ना, लाइन से चलिए, हड़बड़ाएंगे सब कुछ छूट जाएगा। 1872 में डायरेक्टर जनरल ये थे, 61 में डायरेक्टर थे, और 1902 में साल बदल रहे हैं ना, और हमको हड़प्पा तक न जाना है तो लाइन से न चलेंगे। बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हम छोड़ रहे हैं, क्या हुआ होगा उसके बीच। ठीक है, तो 1902 में कनिंघम को हटा करके किसको बना दिया गया? सर जॉन मार्शल को क्या बना दिया गया? डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल जब ये बने तो 1902 में एक घटना घटी। क्या घटी? 1900, यानी कि जब सर जॉन मार्शल डायरेक्टर थे। हमारे भारत के एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो 1902 में इनको हड़प्पा नामक जगह पर कुछ सामान मिला है ना। हड़प्पा नामक जगह पर इनको दयाराम साहनी को क्या मिला? कुछ सामान मिला। अब उसका रिसर्च करना जरूरी है, तो उसका रिसर्च किसके नेतृत्व में हो रहा था? सर्जन। लेकिन इस बात को ज्यादा लोग सीरियस नहीं लिए। धीरे धीरे रिसर्च प्रारंभ हुए। रिसर्च करते रिसर्च करते कहानी आगे बढ़ी तो और बहुत सारी चीजें तब तक से खोज की जा चुकी। लेकिन 1924 में भारतीय जो ये सर्वेक्षण कमेटी के जो हेड है सर जॉन मार्शल, ये सर जॉन मार्शल 1924 में मान्यता दिए। 1924 में पूरा रिसर्च होने के बाद तब 1924 में मान्यता मिला कि हड़प्पा नामक जगह पर एक बहुत पहले सभ्यता विकसित हुई थी। सामान कब मिला था? 1900। किसको मिला था? राय बहादुर दयाराम साहनी मिला था ना? मिला था कि नहीं मिला था? और रिसर्च करते 22 साल हो गए। डेट आ गया 1924। अब 22 साल में और बहुत सारी चीजें मिली जिससे यह प्रमाणित हो गया ये तुका से कोई सामान नहीं मिला है, यहां पर ऐसे बहुत सारी सामग्रियां हैं। इसका मतलब कि यहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं, यहां पर तो कई लोग रहते होंगे, यहां पर तो एक सभ्यता थी। इसीलिए हड़प्पा नामक जगह पर उस पूरे जगह को एक सभ्यता का नाम दे दिया गया। और वहीं से आज हम लोग जानते हैं कि वो कौन सी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जो आइडिया है 1902 में सामान मिला था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता होने का मान कब प्राप्त मिला? कब उसको मान्यता मिली ये सभ्यता है? 1924 में। अब हम चलते हैं कि ये तो संक्षेपण बता दिया, हड़प्पा तक हम आ गए। कहेंगे सर अब हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की कहानी है थोड़ा सा उसको बारीक करते हैं। तो हमारे यहां देखिए मिस्र से चले थे, स्तरीकरण की विधि से उत्खनन करवाते हड़प्पा में आ गया, अपना देश में संस्था तक बन गया। देखिए लोग बदलने लगे। डेट याद करते रहिएगा। फिर हम चलते हैं कहानी को आगे लेके। ठीक है, जैसे हम आगे कहानी लेके चलते हैं और हम बता रहे हैं पूरा हड़प्पा सभ्यता के रिसर्च के बारे में। कहानी है 1826 की। 1826 की। पानी पड़ा, दरवाजा खोलो, बबू आया है।
तो 1826 में सर्वप्रथम अब देखिए 1902 में तो दयाराम साहनी को मिला था, राय बहादुर दयाराम साहनी को, लेकिन पूरा रिसर्च बता रहे हैं 1902 से पहले कैसे शुरू हुआ। तो 1826 में हड़प्पा टीला, सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीला है उसको उस वक्त सभ्यता का नहीं मिला था। ये हड़प्पा टीला के बारे में चर्चा किया गया था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। जब ये चार्ल्स मैसन जब ढंग से बैठेगा ना, चार्ल्स मैसन 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का चर्चा किया। और व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन, यानी कि 1902 से पहले, साली जी से भी पहले। ठीक है, बात आती है 1856 की, 30 साल बाद। तो 1856 में कराची से लेके कहां तक? लाहौर तक। कराची से लाहौर तक क्या बिछाया जा रहा था? रेलवे लाइन। क्या बिछाया जा रहा था? रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। और जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सामग्री खोदी जाएंगी, रास्ते बनाए जाएंगे। ठीक, अब क्या हुआ कि रेलवे लाइन जब बिछाई गई तो वहां पर खुदाई करवाया गया। 1856 में क्या करवाया गया? अब इस खुदाई किसके नेतृत्व में कराया गया? तो जिनका नाम है जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में 1856 में जो कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, वहां पर उत्खनन करवाया गया। जब वहां पर उत्खनन करवाया गया तो बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी चीजें मिली। और जब बहुत सारी चीजें मिली तब उसके रिसर्च होंगे। तो अब तारीख आता है 1873। दयाराम साहनी को तो 1902 में नहीं मिला था, 1873। आप लोग उस रूम में जाके बैठे, 1873। अब 1873 में उस वक्त जनरल कौन थे? जनरल डायरेक्टर। अरे दो लोग हुए ना, एक तो डायरेक्टर थे कनिंघम। तो उस वक्त किसके नेतृत्व में सारी चीजें हो रही थी? जनरल कनिंघम। तो उस वक्त जनरल जो थे वो कौन थे? कनिंघम थे। कौन थे? बाद में दूसरा बदले थे तो वो तो आगे में बदले थे ना। तो उस वक्त 1873 में जो जनरल थे वो कनिंघम थे। और जो बहुत सारी चीजें मिली तो यहां पर भी मान्यता नहीं मिला। मान्यता तो 24 में मिला। अब कहानी बढ़ के जाती है 1912 में। 1912 में और बहुत सारी चीजें मिली, कुछ पूरा तत्व मिला। क्या मिला? पूरा। अब ये किसके नेतृत्व में मिला? इनका नाम है JF फ्लीट। JF। तो जो JF फ्लीट है, तो JF फ्लीट के नेतृत्व में ये सारी चीजें इनको मिली। बहुत सारी चीजें जिसका कोई ओपन चीज नहीं, चर्चा चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग बता देंगे आगे। तो JF फ्लीट ने को जो चीजें मिली वो असमर्थ रहे, ये बता नहीं पाए कि यहां पर सभ्यता थी कि नहीं थी। सभ्यता थी कि नहीं थी इसके बारे में वो ज्यादा डिटेल बता नहीं पाए। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो वही हमारे दयाराम, वहीं पर वो उधर कौन थे? साहनी जी थे ना। तो वहीं पर जैसे ही दयाराम साहनी आते हैं 1921 में। 1921 में जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम। तो रिसर्च में तो भी शुरू से लगे हुए हैं ना। 1902 में भी टच हुआ, सामान मिला, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस नहीं लिया, रिसर्च हुआ। 1921 में इनको मिला, है ना। और ये पाकिस्तान में ये, और ये कहां पर मिला? 1921 में। तो 1921 में यहां पर पाकिस्तान में एक जगह है पंजाब। आपको तो बताइए कि पाकिस्तान में एक जगह है पंजाब, और पंजाब के
किनारे, वहां पर उस जगह के किनारे कौन सी नदी है? रावी नदी। और जब रावी नदी है वहां पे, तो उस रावी नदी के किनारे एक और विकसित शहर मिला। एक और विकसित क्या मिला? शहर मिला वहां पर। आई बात समझ में? जिसको हम लोग हड़प्पा स्थल के नाम से जानते हैं। इन सारी बातों को अगर हम लोग ध्यान से रखें तब आगे चले। और बिल्कुल उसी समय के इर्द गिर्द एक व्यक्ति हैं, राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने उसी प्रकार से सामग्री मिली, वहां पर एक मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। क्या की? मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की 1922 में। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की कब खोज की? 1922। तो ये उत्खनन तो लगातार चलते चल रहा है, ये रुकने वाले थोड़ी ना है। कहानी बढ़ती है आगे, कहानी बढ़ती है। जब कहानी हम आगे लेके चलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो कहां हुई? सिंधु नदी के किनारे। और वहां पर सिंधु नदी के किनारे। और ये मोहनजोदड़ो की खोज कहां हुई? रावी नदी के किनारे। तो एक का खोज दयाराम साहनी ने किया और एक का खोज राखल दास बनर्जी, जिसमें बहुत सारे डेट्स है ना। थोड़ा सा धीरे धीरे आप कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। कितना है? 670 किलोमीटर। और इसी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो दोनों है हड़प्पा, इसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि दोनों जगह एक ही प्रकार की सामग्रियां पाई गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो खोज पुख्ता रूप में 21-22 में प्रमाणित हुई थी, लेकिन इसको मान्यता कब मिला? 1924 में। 1924 में। चलिए हम एक पीडीएफ के माध्यम से हम आपको दे देंगे कि कौन कौन से शहर का खोज कब कब हुआ था, कौन कौन से शहर का खोज कब कब हुआ था और किसका कालखंड क्या था। मैं आपको कालखंड भी बता के दे दूंगा, ठीक है? कालखंड भी आप जान जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ एक और डिस्कस करूंगा कि सर इतना तो डेट हो गया, ठीक है, विदेश से लेकर यहां तक हम लोग चले आए, खुदाई होने लगा, खोज होने लगा, लेकिन एक चीज है कि हड़प्पा जो है वो अभी का जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला था। यानी कि अभी मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ज्यादा डिस्टर्ब न करते हुए एक यहां पर डायरेक्शन खींच दे रहे हैं। ये ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे, ठीक है? इसको मान लेते हैं उत्तर और इसको मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं पूर्व और इसको मान लेते हैं पश्चिम, ठीक है? ऐसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता चौकोर नहीं था, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैला हुआ था? हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजा आकार में फैला हुआ था। अब चलिए समझिए। तो ऐसा कहा गया है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी थी? 1600 किलो, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, 1100 किलो। और ये मैं नहीं बता रहा, ये किसके अनुसार? तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रंगनाथ राव महोदय। तो रंगनाथ राव महोदय के मुताबिक मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बता रहा हूं कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। और ये कोई एग्जैक्ट पहले त्रिभुजा थोड़ा सा अलग अलग टेढ़ा टेढ़ी फैला हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 600 वर्ग किलोमीटर था। आई बात समझ में? अब हम चलेंगे इसके आगे। अब देखिए क्षेत्र का नाम बताते हैं। ऐसे कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि चलिए दक्षिण में नर्मदा नदी, दक्षिण में कौन?
नर्मदा नदी से लेके अगर पश्चिम में चलते हैं, पश्चिम में, दक्षिण में नर्मदा नदी और उत्तर में जम्मू, उत्तर में, और जम्मू में एक जगह है जिसका नाम है अखनूर। जम्मू में एक जगह है जिसका नाम है अखनूर। तो उत्तर में जम्मू से अखनूर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, और लेके चलेंगे तो पूर्व में, चलिए पूर्व में यहां पर दिया गया है, उत्तर में बता दिया ना, उत्तर में हो गया जम्मू से अखनूर और दक्षिण में नर्मदा घाटी। चलिए ठीक है, अब हम लेके चलेंगे अब पश्चिम में बलूचिस्तान, तो पश्चिम में बलूचिस्तान में एक जगह है मकरान तक। बलूचिस्तान में कहां तक? मकरान तक। और अगर लेकर के चलते हैं उत्तर पूर्व में कोई एक जगह है मेरठ तक। तो ये सारी चीजें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहां तक फैली हुई थी। तो जगह का भी नाम दे दिया गया, किसके अनुसार यह है? रंगनाथ राव महोदय के अनुसार। ऐसा कहा जाता है कि जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता भी थी, यह मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ी थी। मिस्र की सभ्यता से लगभग कितनी गुना बड़ी थी? मिस्र की सभ्यता से यह लगभग 20 गुना बड़ी थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से यह 12 गुना बड़ी थी। तो आज का क्लास इतना है, और हम लोग फिर इतिहास पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।